बच्चों, कल की कक्षा में हमने आदिम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जाना था। हमने ये जाना कि कोई भी समाज किसी भी काल में ऐसा नहीं रहा कि जहाँ राजनीतिक व्यवस्था ना हो। किसी भी समाज में नियंत्रण की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से ही बनाई जाती है और कुछ नियमावली, चाहे वो लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में हो, उनका हर समाज में होना अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब अनअवॉइडेबल है, बहुत अधिक आवश्यक है। उसके बगैर समाज एक संतुलित रूप से विकास नहीं कर सकता, एक संतुलित रूप से अपनी गति नहीं कर सकता, अपनी गति को कायम नहीं बनाए रख सकता। हमने ये भी जाना था कि आदिम समाज और आधुनिक समाज में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सर्वप्रमुख इस आधार पर हम अंतर कर सकते हैं कि आदिम समाजों में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अलिखित है, वो लिखी हुई नहीं है, वो मौखिक तौर पर है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। वहीं दूसरी ओर आधुनिक समाजों में जो राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ संपूर्ण हिस्सा, संपूर्ण भाग, उसका एक एक अंश जो राजनीतिक व्यवस्था में कायम होता है वो लिखित रूप में होता है। मैंने आपसे इस संबंध में चुनाव आयोग की बात की थी, चुनाव प्रक्रिया की बात की थी, जो कि आदिम समाज में हमें दृष्टिगोचर नहीं होता। अब हमने कल की कक्षा का सार जान लिया। आज हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आदिम राजनीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। तो मानव विज्ञानी बील्स तथा हाइजर ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी में आदिम समाज के राजनीतिक संगठन को 3 प्रकार से विभाजित किया। हम किन की बात कर रहे हैं? बील्स तथा हाइजर की। और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी। उन्होंने राजनीतिक संगठन को 3 प्रकारों में विभाजित किया। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वे राजनीतिक संगठन आते हैं जिनमें कानून, न्याय तथा सरकार का अस्पष्ट स्वरूप होता है। अर्थात ये व्यवस्था कहीं ना कहीं, जैसे हम आदिम समाजों की बात कर रहे हैं कि जहाँ स्पष्ट तौर पर या स्पष्ट रूप से कुछ भी अंकित नहीं है, तो बील्स जिनकी बात करते हैं वो कहते हैं कि पहली श्रेणी के अंतर्गत तो वे राजनीतिक संगठन आते हैं जिनमें कानून, न्याय तथा सरकार का अस्पष्ट स्वरूप होता है। इन समाजों में नेताओं का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, इस कारण इनका स्थानीय समूह या परिवारों पे कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसे समाजों के अंतर्गत छोटे छोटे समूह होते हैं जिनकी जनसंख्या भी बहुत कम होती है और इन समाजों में राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप संगठित रूप से विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है, अब हम दूसरा प्रकार जो जिनकी बील्स ने चर्चा की वो है द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत राजनीतिक आधार पर कुछ संगठित जनजातियां व झुंड आते हैं। ऐसी जनजातियों में जनसंख्या का आधिक्य होता है, बाहुल्य होता है, अर्थात जनसंख्या अधिक होती है तथा आर्थिक उत्पादन की भी अधिकता होती है। एक समूह दूसरे समूह पर आक्रमण भी करता है, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य दूसरे समूह पर शासन करना नहीं होता, वरन केवल कुछ आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करना या दूसरे समूह को हराकर वहाँ से निकाल देना होता है। ठीक है, अब तीसरी श्रेणी जिसकी बात की है बील्स ने वो क्या है? इसके अंतर्गत वे समाज आते हैं जो कि जनसंख्या तथा आर्थिक उत्पादन की दृष्टि से जो हमने प्रथम 2 श्रेणियों की चर्चा की है उनसे कहीं अधिक उन्नत अवस्था में होते हैं। इन समाजों में राजनीतिक संगठन इतना व्यवस्थित होता है कि वे दूसरे समूहों को पराजित करके कभी कभी अपने समूह में मिला लेते हैं और ऐसे समाज में शासन एवं व्यवस्था
परंपरागत एवं कुलीन लोगों के हाथों में होती है। ये कुलीन किसे कहा जाता है? जिसे हम राजसी समूह समाज कह सकते हैं, जिसे राजवंश कहा जा सकता है। ये कुलीन माने गए हैं जिन्होंने राज परंपरा को कायम किया और इनके हाथ में पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी समाज या व्यवस्था या समूह का शासन रहा है। तो आदिम राजनीतिक व्यवस्था का जब वर्णन किया गया वर्गीकरण, तो एन इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में बील्स तथा हाइजर ने इस पुस्तक में 3 श्रेणियों का विभाजन किया। बेटा बच्चों, महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ हम आधुनिक समाज की राजनीतिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहे, हम आदिम समाज की राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि तीसरी श्रेणी के अंतर्गत वे भी समाज आते हैं जो जनसंख्या तथा आर्थिक उत्पादन की श्रेणियों में पहले से उन्नत अवस्था में हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं आदिम समाजों की जो राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में भी ये स्मरणीय है, हमें याद रखनी है ये इस बात को कि इन समाजों में राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप इतना संगठित नहीं होता जितना कि आधुनिक समाजों में है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, आदिम समाज का जो राजनीतिक संगठन है वो आधुनिक समाज जितना संगठित है उतना नहीं हो सकता। इसका शासन प्रबंधन प्राय स्थानीय समूह में बांटकर तरह जो परंपरागत तौर पर मुखिया बनाया गया है या बना आता है जनरेशन टू जनरेशन, उसके द्वारा होता है, जो कि प्रथा, धर्म और अनेक अंधविश्वासों के आधार पर शासन करता है और समूह में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने का प्रयत्न करता है। अब बात करते हैं राजयुक्त और राजविहीन राजनीतिक व्यवस्थाओं की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जब राजयुक्त और राजविहीन राजनीतिक व्यवस्थाओं की, तो राजयुक्त शासन व्यवस्था क्या है? राज्य व्यक्तियों का समूह है, इसका संगठन होता है, राज्य का एक निश्चित उद्देश्य भी होता है, राज्य भी सैनिक तथा कानूनी सत्ता का राज्य के भीतर, जो राज्य है उसके भीतर सैनिक तथा कानूनी सत्ता का समावेश होता है। राज्य सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने के लिए शारीरिक बल का भी प्रयोग करने से नहीं हिचकता। ये बात ध्यान दीजिए, मैंने पिछली कक्षा में, कल की कक्षा में भी बताया था कि आदिम समाजों में शारीरिक बल का प्रयोग करते हुए भी शासन का जो शासन प्रणाली है उसे बनाए रखा जाता है। राज्य का कानून का पालन करवाना, शांति बनाए रखना, बाह्य आक्रमण ना हो, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बाह्य आक्रमण ना हो, इसका ध्यान रखना और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की सीमा का बचाव होता रहे, ये एक राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। तो आदिकालीन समाज में प्राय बड़े जनजातियों का समूह जहाँ निवास करता है, वहीं राज्य एवं जो शासक द्वारा जो शासन किया जाता है समाज पर, वो पूरी तरह से नियंत्रण में रहता है। जैसे अफ्रीका के घाना वन प्रदेश में निवास करने वाले अशांति जनजाति में अगर संगठन का प्रकोप सैनिकों पर होता है, वहाँ राजा तथा सैनिक अधिकारियों के बीच का संबंध मजबूत नहीं होता, राजा भी परिषद से सलाह लेकर कार्य करता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि अफ्रीका में निवास करने वाले जूलू, नगोटा, केंद्र आदि जनजातियां प्रभुता संपन्न राज्य के उदाहरण के तौर पर इनका नाम लिया जाता है। अब हम बात करेंगे राज्यविहीन राजनीतिक व्यवस्था की। ये क्या है? राज्यविहीन राजनीतिक व्यवस्था भी जनजातियों में देखने को मिलती है, लेकिन इसमें ना तो राज्य के समान एवं एक सर्वमान्य शासक होता है, जो कि राज्य जो हमने पहले बात की कि जिस जो राज्य है उसमें एक सर्वमान्य शासक होता है, चाहे वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हो व्यवस्था। लेकिन राज्यविहीन राजनीतिक व्यवस्था में जनजातियों में जो देखने को मिलती है उसमें ना तो राज्य के समान एवं सर्वमान्य शासक होते हैं और ना ही आर्थिक प्रणाली पर नियंत्रण होता है।
इस प्रकार की व्यवस्था सरल समाज में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के पूर्व में 19वीं शताब्दी में अफ्रीका की कुछ जनजातियों में देखने को मिलती थी। इन समाजों में राजनीतिक व्यवस्था का संचालन किसी प्रधान शासक के हाथ में नहीं होता था और ऐसे में यहाँ पर ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी कि ये समाज पूर्णतः गोल्डन सेवेज का आदर्श प्रस्तुत करता हो। कहने का अर्थ है कि इन समाजों में भी वही संघर्ष होते थे, किंतु उनका निपटारा आपसी समझाइश से कर लिया जाता था, ना कि राजा के द्वारा। ठीक है, अब राजविहीन समाजों को दो भागों में बांटा गया, नातेदारी समूह पर आधारित राजनीतिक संगठन और नातेदारी रहित राजनीतिक संगठन। तो नातेदारी समूह पर आधारित राजनीतिक संगठन क्या कहता है? इस प्रकार के राजनीतिक संगठन में राज्य के कार्य नातेदारी समूह द्वारा किए जाते हैं। कालाहारी रेगिस्तान की बुशमैन जनजाति, उत्तरी अमेरिका के अमेरिकन इंडियन व ऑस्ट्रेलिया की जनजाति इस प्रकार के समुदाय के उदाहरण हैं। ये जनजातियां प्रायः घुमंतु हैं तथा शिकार, कंदमूल, फल संग्रह और मछली मारने की अर्थव्यवस्था के स्तर पर जीवन यापन करती हैं। और नातेदारी रहित राजनीतिक संगठन ये क्या कहता है, ये देखते हैं हम। इस प्रकार के राजनीतिक संगठन में राज्य के कार्यों पर नातेदारी समूह का कोई अधिकार नहीं होता। उत्तरी अमेरिका के अरिजोना प्रदेश में निवास करने वाली होपी जनजाति का राजनीतिक संगठन इसी प्रकार का है। और ऐसे समाज में समाज के वयस्क सदस्य किसी एक धार्मिक समूह के सदस्य निश्चित रूप से होते हैं। ये धार्मिक समूह ही राजनीतिक कार्य करते हैं। लूसी मेयर ने जनजातियों में प्रचलित राजनीतिक संगठनों को दो भागों में विभक्त किया है। ठीक है, अब ये कौन से भाग हैं ये हम देखते हैं। पहला भाग है शीर्षयुक्त समाज। इस प्रकार के आदिम समाज में एक ही व्यक्ति के पास संपूर्ण सत्ता होती है। ऐसा समाज अपेक्षाकृत छोटा होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। शीर्षयुक्त समाज में ये आदिम समाज का एक प्रकार है। किस आधार पर विभक्त किया जा रहा है? राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर। तो इसमें एक ही व्यक्ति के पास संपूर्ण सत्ता होती है और ऐसा समाज अपेक्षाकृत छोटा होता है। अतः लोगों का सीधा संबंध इस केंद्रीकृत व्यक्ति जो सत्ता में आसीन है उससे होता है। और बुशमैन जनजाति में शीर्षयुक्त समाज का एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं शीर्षहीन समाज की। तो सूडान में रहने वाली न्योर जनजाति इसका उदाहरण है। ऐसे समाज में व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित होते हैं, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं होता। समूह का दायित्व पूरे गांव या समाज पर निर्भर करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजनीतिक सत्ता के आधार पर संगठन का या सरकार का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो सरकार का स्वरूप प्रत्येक समाज में, ये बात मैं निरंतर दोहरा रही हूँ कि सरकार का स्वरूप जो राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है कभी भी किसी भी समाज में एक जैसा हो यह आवश्यक नहीं है। आदिम समाजों में शासन व्यवस्था के आधार पर उनकी सरकार के स्वरूपों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अल्पमत शासित सरकार। इस प्रकार की सरकार में जो शक्ति है समाज के वो छोटे समूह के हाथों में होती है और इस प्रकार की सरकार में जो अधिनायकता भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती। ऑस्ट्रेलिया तथा भारत की कुछ जनजातियों में अल्पजन शासित सरकार पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एकतंत्र सरकार। इस प्रकार की सरकार में शक्ति एक व्यक्ति राजा के हाथ में केंद्रित होती है और पूर्वी अफ्रीका में जो जनजाति है, जनजाति का नाम क्या है? युगेंडा। ऐसी जनजातियों में एक राजा के शासन में व्यवस्था पलती और पनपती है। उसके बाद हम बात करते हैं युद्ध तंत्र। इस प्रकार के जो सरकार है उसमें राजकीय शक्ति एक वर्ग के साथ जो बड़े बूढ़ों के हाथों में केंद्रित रहती है। ऑस्ट्रेलिया की अनेक जनजातियों में वृद्ध तंत्र पाया जाता है। तो पहला हमने जाना अल्पजन शासित सरकार, दूसरा एक तंत्र सरकार, तीसरा हमने जाना वृद्ध तंत्र।
कि ये माना जाता है कि बुज़ुर्ग अनुभवशाली हैं, उनके पास अनुभव है और उस अनुभव से किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जा सकता है। तो ये विचार ध्यान में रखते हुए जो वृद्ध जनतंत्र है उसको कायम रखा जाता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं प्रजातंत्र की। तो इस प्रकार के शासन में प्रजातंत्र तो अब आधुनिक समाज का प्राय हो चुका है, परिचय हो चुका है। तो प्रजातंत्र इस प्रकार की सरकार में प्रजातंत्र का जो सभ्य समाज में तो देखने को मिलता है, उत्तरी अफ्रीका की अनेक जनजातियों में भी सरकार का ये प्रजातांत्रिक रूप देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ईश्वर तंत्र की। इस प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रभाव अत्यधिक होता है और ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पुरोहित वर्ग या अन्य धार्मिक विशेषज्ञों के हाथ में राजनीतिक शक्ति होती है। अफ्रीका तथा ओशियाना की कुछ जनजातियों में व्यवस्था देखने को मिलती है। तो बच्चों, आज हमने राजनीतिक व्यवस्था के एक अलग स्वरूप को जानने की चेष्टा की। आने वाली कक्षाओं में हम आदिम समाजों में राजनीतिक व्यवस्था को और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मैं बार बार आपको दोहरा रही हूँ कि अब आपकी जो विश्वविद्यालय परीक्षाएं हैं उनका धीरे धीरे करके समय कम होता जाएगा, लेकिन बहुत दुख और अफसोस की बात है कि अभी भी आप वीडियो नहीं देखते हैं, ना ही PDF नोट्स खोल के देखते हैं। ऐसे तो बेटा आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। और जब एक साथ, अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या आप 7 दिन का खाना एक दिन में खा पाते हैं? नहीं खा पाते ना। तो कैसे आप पूरे वर्ष भर की पढ़ाई सिर्फ 5 या 6 दिन में करना चाहते हैं? तो प्लीज़ अब आप चेत जाइए। और इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगता। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं 30 या 35 मिनट का वीडियो जो अपलोड करती हूँ उसको कम कर दूँ, उसका समय कम कर दूँ। और आपकी इस बात को मैंने तुरंत स्वीकार किया, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? आपकी सफलता। मेरा उद्देश्य मुझसे, मेरे हितार्थों से नहीं जुड़ा हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपके हितार्थों से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए मैंने वीडियो को 15 से 20 मिनट का कर दिया। बावजूद इसके अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। लेकिन हाँ, अंत में मैं कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी अध्ययन सामग्री मैं निरंतर आपके हितार्थ प्रयोग में ले रही हूँ। उसी के माध्यम से मैं आप लोगों को PDF नोट्स अवेलेबल करवा रही हूँ। और मैं ना केवल उनकी ऋणी हूँ, अपितु हर उस व्यक्ति की ऋणी हूँ जो बच्चों के हितार्थ किसी भी प्रकार का प्रयास करते हैं। बच्चों, आप लोगों से फिर निवेदन करती हूँ, प्लीज़ आप पढ़ना शुरू कीजिए और जो वीडियो आपको आपके WhatsApp ग्रुप पे शेयर किया जाता है उसे देखिए। ढेर सारी शुभकामनाएं।